एक 9 के बाद 2 1। इससे ज्यादा अमेरिकी चीज शायद ही कोई हो सकती है। हर दिन लगभग 6,57,000 अमेरिकी लोग इमरजेंसी बताने के लिए अपने फोन में यही नंबर डायल करते हैं। हालांकि हम अक्सर सरकारी सेवाओं को पसंद नहीं करते, लेकिन अमेरिका का 911 डिस्पैच सिस्टम हैरान कर देने वाला प्रभावी है। शहरों और आसपास के इलाकों में एम्बुलेंस आमतौर पर 6 से 7 मिनट में पहुंच जाती है। फायर ट्रक 4 से 5 मिनट में पहुंच जाते हैं और पुलिस भी मतलब कभी ना कभी आ ही जाती है। और जितना आसान इस सिस्टम को इस्तेमाल करना है, उतना ही मुश्किल इसे बनाए रखना भी है, क्योंकि 911 सिर्फ एक फोन नंबर नहीं है। यह एक बेहद जटिल सिस्टम है जिसमें अदृश्य टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स मिलकर काम करते हैं ताकि फोन मिलाने और फायर ट्रक के घर पहुंचने के बीच का समय कम से कम हो सके। और यह सब समझाने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। टेलीफोन सेवा के शुरुआती दिनों में इमरजेंसी कॉल करने का कोई तय सिस्टम नहीं था। अगर आपको पुलिस को फोन करना होता तो सच में पुलिस का पूरा 10 अंकों वाला नंबर डायल करना पड़ता था। यह नंबर देश के हर पुलिस विभाग के लिए अलग होता था और इसमें कोई खास सुविधा नहीं थी। अगर आपको फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस बुलानी होती तो उनके भी अलग अलग पूरे 10 अंकों वाले नंबर होते थे। लोकल ऑपरेटर आपको जोड़ सकते थे, लेकिन उनका सिस्टम इमरजेंसी के लिए नहीं बना था और अक्सर उनकी लाइन में ऐसे लोगों की लंबी कतार होती थी जिन्हें तुरंत जान का खतरा नहीं होता था। ऐसे में पूरे देश के लिए एक समान इमरजेंसी नंबर सबसे आसान समाधान था। नंबर छोटा होना चाहिए था, याद रखने में आसान और सामान्य कॉल से ज्यादा प्राथमिकता वाला। यहीं से 911 का जन्म हुआ। पहली 911 कॉल 1968 में अल्बामा के हिलेविल शहर में की गई थी। धीरे धीरे यह नंबर पूरे देश में मानक बन गया। सालों में इस सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया गया और नियम बेहतर बनाए गए। अभी अमेरिका एक ऐसे दौर में है जहां 2 सिस्टम साथ चल रहे हैं, इनहैंस्ड 911 और नेक्स्ट जेन 911। दोनों अलग अलग जगहों पर थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जब आप 911 कॉल करते हैं तो यही होता है। नंबर डायल करने के बाद कॉल उठाए जाने से पहले ही 1 से 3 सेकंड के अंदर कई जरूरी काम बैकग्राउंड में शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपकी कॉल को सामान्य कॉल से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। पास के मोबाइल टावर दूसरी कॉल्स काटकर आपकी कॉल के लिए ज्यादा नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं। नंबर चेक करना और अकाउंट वैलिडेशन जैसी चीजें छोड़ दी जाती हैं। यहाँ तक कि अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं है तब भी दूसरे मोबाइल नेटवर्क कानूनन आपकी 911 कॉल को मुफ्त में कनेक्ट करने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब अगर आप सेल सेवा का बिल नहीं देना चाहते, आपके सारे दोस्त इमरजेंसी डिस्पैचर हों और आपको बार बार जेल जाने से फर्क ना पड़े, तो यह एक शानदार लाइफ हैक है। जब नेटवर्क आपकी कॉल को इमरजेंसी चैनल से भेज रहा होता है, उसी समय वह आपकी लोकेशन भी ट्रेस करता है। यह 3 तरीकों से हो सकता है। अगर आप लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं, जो कि सच कहें तो शायद नहीं कर रहे, तो लोकेशन तुरंत मिल जाती है। हमें पता होता है कि लैंडलाइन कहाँ है, क्योंकि विज्ञान की वजह से वह हिल नहीं सकती। लैंडलाइन एड्रेस का एक बड़ा डेटाबेस होता है, जानकारी तुरंत मैच हो जाती है और बस मदद पहुंच जाती है। यह पहला तरीका था। मोबाइल फोन में लोकेशन ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन एनो 111 फेज 2 सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इसमें कॉल के साथ फोन का जीपीएस डेटा भेजा जाता है, फिर आसपास के मोबाइल टावरों से दूरी मापकर लोकेशन और सटीक की जाती है। यह सिस्टम लगभग 50 मीटर तक सही लोकेशन बता सकता है, लेकिन कभी कभी यह काम नहीं करता, या तो फोन की समस्या की वजह से या उस जगह के कारण जहां से कॉल की जा रही हो। अगर यह तरीका फेल हो जाए तो बैकअप सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसे A911 फेज 1 कहते हैं। इसमें कॉल के साथ सिर्फ उस मोबाइल टावर की लोकेशन भेजी जाती है जिससे फोन जुड़ा हुआ है। यह कुछ मील तक गलत हो सकता है, लेकिन अगर दूसरा सिस्टम फेल हो जाए तो यह अच्छा बैकअप है। लोकेशन मिलने के बाद नेटवर्क कॉल को सबसे नजदीकी पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइंट यानी 24 घंटे चलने वाले इमरजेंसी कॉल सेंटर में भेजता है। यहाँ 1 से लेकर 60 तक डिस्पैचर काम कर सकते हैं और यही वह हिस्सा है जहाँ चीजें थोड़ी डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ इंसान शामिल होते हैं और इंसान गलती कर सकते हैं। इन कॉल सेंटरों के नियम बेहद सख्त होते हैं और हर कदम बिल्कुल तय तरीके से करना पड़ता है। जब कॉल आती है तो डिस्पैचर के सामने एक तय स्क्रिप्ट होती है जिसका मकसद सबसे जरूरी जानकारी सबसे तेज तरीके से निकालना होता है। उदाहरण के लिए न्यू जर्सी राज्य में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है और आप समझ सकते हैं कि ये असरदार है क्योंकि उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर पर पैसे बर्बाद नहीं किए। शुरुआती सवाल कॉल कट जाने की स्थिति में जरूरी जानकारी लेने के लिए होते हैं। फिर धीरे धीरे यह पता लगाया जाता है कि इमरजेंसी किस प्रकार की है। एक सवाल दूसरे सवाल की ओर ले जाता है जब तक डिस्पैचर के पास मदद भेजने के लिए पर्याप्त जानकारी ना हो जाए। लेकिन कभी कभी कॉल करने वाला बोल नहीं सकता, जैसे कोई बंधक स्थिति हो या फिर कॉल करने वाला जेनजी हो जिसे फोन पर बात करना बहुत क्रिंज लगता हो। ऐसे मामलों में डिस्पैचर साइलेंट कॉल प्रोटोकॉल चालू कर देता है। इसमें हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है और फोन के नंबर दबाकर जवाब भेजा जाता है। उधर डिस्पैचर साथ रिपोर्ट भी टाइप कर रहा होता है। इतनी तेजी से लिखने के लिए वे शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज के छोटे कोड होते हैं, जैसे सफेद वयस्क पुरुष,
फेरी बोट में आग, या हाफ एज इंटरेस्टिंग वाला लड़का फिर से YouTube के बुरे कमेंट्स की शिकायत कर रहा है, उसका इंटरनेट काटने के लिए फायर डिपार्टमेंट भेजो। जब डिस्पैचर को लगता है कि अब इमरजेंसी सेवा को सूचना भेजने लायक जानकारी मिल गई है, तब वह एक डिटर्मिनेंट कोड लिखता है जो पूरी स्थिति का सार बताता है। पहला नंबर बताता है कि मामला किस प्रकार का है, जैसे सीने में दर्द या विमान दुर्घटना। इसके बाद एक अक्षर होता है जो स्थिति की गंभीरता बताता है। ई सबसे गंभीर और ओमेगा सबसे कम गंभीर स्थिति होती है। और आखिरी नंबर बताता है कि असली इमरजेंसी क्या है। यह सारी जानकारी कोड, रिपोर्ट और कॉल करने वाले की लोकेशन, रेडियो या VPN के जरिए स्थानीय इमरजेंसी सेवा तक भेज दी जाती है। फिर वे जाकर आग बुझाते हैं या आपका कुत्ता गोली मार देते हैं। यह सब कॉल करने से लेकर रिपोर्ट तैयार होने तक सिर्फ कुछ सेकंड में हो जाता है। तो कभी समय निकालकर 911 पर कॉल जरूर कीजिए और ऑपरेटर को बताइए कि आप उनके काम की कितनी सराहना करते हैं।